नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष हम लोग पढ़ रहे हैं और एक विशेष श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं लगातार। उत्तर प्रदेश कंप्यूटर की कुछ क्लासेस आपकी बाकी है, वो भी मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा। लोअर पीसीएस परीक्षा को फोकस करते हुए हम ये पढ़ रहे हैं। 20 प्रश्न आप सबको पता है यूपी ट्रिपल एससी के आगामी जो भी एग्जाम है उन सब में आएंगे। 5-7 विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी ने निकाल रखे हैं, सबके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो इन सब में पूछे जाएंगे। ठीक है, लोअर पीसीएस परीक्षा हमारा टारगेट है। आप यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हो 2026, तब भी इस क्लास को देख सकते हो। लेखपाल का आपको परीक्षा देना है तब भी ये क्लास काम में आएगी। 2000 प्लस प्रश्नों की ये श्रृंखला है। उत्तर प्रदेश इतिहास विषय से संबंधित 150 प्रश्न लगभग थे, है ना। 75 प्रश्न लगभग हमने 11वीं कक्षा में किए हैं, आज हम उसको खत्म कर लेंगे। तो अगर आप ये सीरीज पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये सीरीज कंप्लीट करिएगा। यूपी स्पेशल में आप खुद को पहले से स्ट्रेंथन मजबूत करेंगे। इस क्लास में न सिर्फ हम प्रश्न करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से पुरानी थ्योरी पे जाते हैं और चीजों को याद करने का भी पूरा पूरा प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। 76वां सवाल है, यानी 75 क्लास पिछली कक्षा में कर चुके हैं। 75 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखो, दो प्रकार के संतों की चर्चा हमें मध्यकाल में मिलती है, अलवार और नयनार। अलवार और नयनार, है ना, आप इतिहास में पढ़ते हो। नयनार जो थे वो शैव भक्त थे और अलवार जो थे वो आपके वैष्णव संत थे। वैष्णव संत थे। कालांतर में फिर इनमें और विभाजन हो गया। इसी वैष्णव संप्रदाय में से एक जो है सनकादी संप्रदाय बना, और उस सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैता द्वैतवाद, ये भी खूब पूछा जाता है, द्वैता द्वैतवाद के संस्थापक भी निम्बकाचार्य है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सनकादी संप्रदाय को तो मैं अभी याद करा देता हूं। जो निब्बा टाइप के बालक होते हैं, निम्बकाचार्य, भाई याद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उनमें अजीब प्रकार की सनक होती है। वही मेरे बाबू ने थाना थाया, ये उन्हीं का वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो अलग प्रकार की सनक होती है ना। तो निम्बकाचार्य सनकादी संप्रदाय आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय के संस्थापक निम्बकार थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय भी है। तो कभी आपसे घुमा के पूछ ले हंस संप्रदाय और देवर्षि संप्रदाय, तो आप बता देना। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से एक गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। कहां? मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। तो इस डिस्क्रिप्शन से ही आपका एक मल्टी स्टेटमेंट सवाल बन सकता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत को द्वैता द्वैतवाद भी कहलाता है, इसी को भेदा भेदभाव भी कहते हैं। तो जो सनकादी संप्रदाय वही हंस संप्रदाय है, वही देवर्षि, तो हंस बन के भी वही उड़ते हैं। निम्बकाचार्य, याद रहेगी बात? ठीक है, निम्बार्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? तो फ्रांसीसी यात्री है, भारत आया, काशी देख के भाई की टें बोल गई। टें बोलना समझते हो? मतलब एकदम हो ऐसे वाला, मतलब एक्सक्लेमेटरी जिसको कहते हैं, है ना, ऐसा सा उसने एक्सप्रेशन दिया, टें बोल गई और बर्न कर गया, जल गया भाई काशी देख के। तो उसने ये नहीं कहा कि एथेंस काशी की तरह है ना, उसने कहा ये भारत का एथेंस है ना। खैर, तो वो टेवरनियर था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फ्रांसीसी यात्री जिसने भारत का एथेंस काशी को कहा, टेवरनियर। आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, कौन भारत की आदि काल से जीवित शहर परंपरा का पोषण कर रहा है? वो है काशी या वाराणसी। माना जाता है कि महादेव स्वयं और मां पार्वती स्वयं इस जो है जगह के संस्थापक है, ऐसी तमाम कहानियां प्रचलित है। तो अनादिकाल से अस्तित्व में है ये नगरी, वाराणसी या काशी। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा। टेवरनियर का पूरा नाम जॉन बैप्टिस्ट टेवरनियर था। इन्होंने भारत में हीरे और हीरो की खानों का विस्तार बताया, हीरे वीरे का सब व्यापार करने आए थे। ठीक है, चलो। चंदावर का युद्ध जो हुआ है आपको पता है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी, आपसे इतिहास पर पूछा जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, आपसे पूछा जाता है। और दूसरे वाले युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। उसके बाद जो ये चंदावर का युद्ध हुआ है जयचंद से, इन्हीं जयचंद की लड़की थी, इनका नाम था संयोगिता।
देखो बेटा, लड़की के मैटर के चक्कर में अच्छे अच्छे निपट गए। पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से प्रेम था। जयचंद संयोगिता का स्वयंवर करा रहे थे, पृथ्वीराज चौहान सभा में घुसे और उठा लाए संयोगिता को, है ना। तो संयोगिता प्रकरण एक इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये भी संयोगिता के चक्कर में उधर मैं मोहम्मद गौरी जो है 1191 में हारने के बाद अपनी तलवार पे धार दे रहा था। भाई साहब इस काम में जो है बेशक योग्य शासक है, बेशक शानदार शासक थे, लेकिन इस काम में लग गए। फिर जयचंद ने क्या कहा, जयचंद जो जैसा बाप को करना चाहिए वैसा उन्होंने किया, है ना। मतलब राष्ट्र हित को न्यून रखते हुए उसने जो है तो उसकी जो है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसकी मदद की, मोहम्मद गौरी की, जो भारत के इतिहास में एक काला धब्बा माना जाता है। कोई भी जब मुखबिरी करता है, कोई भी जब अपनों को धोखा देता है तो उसको कहते हैं कि तुम जयचंद हो। तो ये जयचंद की कहानी थी, है ना। मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, बाद में मोहम्मद गौरी ने इसी पे आक्रमण कर दिया जिसको चंदावर का युद्ध 1194 बोलते हैं। चंदावर की जो भौगोलिक स्थिति थी, वर्तमान में बुंदेलखंड वाला एरिया, यमुना के अपर वाला एरिया, वो सब चंदावर का एरिया था। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी, प्रयागराज नहीं, ये इटावा वाला जो एरिया पड़ता है, इटावा, मैनपुरी, है ना, ये वाला जो एरिया आगरा वागरा वाला, ये सब जो है यमुना नदी के आसपास का एरिया चंदावर वाले एरिया में था। तो चंदावर की वर्तमान स्थिति आपसे पूछी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हो तो 4 बेसिक स्थल पढ़ते हो। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगीडोर, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो आपके उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है ना। फिर सब मेरठ जनपद में पड़ता है। सबसे नीचे आप पढ़ते हो प्रवरा, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे जो स्थल है वो, ठीक है। तो इसमें से आपसे पूछा है कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है। रोपड़ नहीं है, बनावली हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है। एक याद रखना, एक स्थल मांडी पूछा जाता है, वो आपका उत्तर प्रदेश में है, और हुलास उत्तर प्रदेश में है। ये मांडी और हुलास दोनों स्थल पड़ते हैं सहारनपुर में। कभी अगर आपसे जनपद पूछ ले तो याद रखोगे सहारनपुर में, मांडी और हुलास दोनों सहारनपुर में पड़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, बनावली हरियाणा में और मांडा जम्मू कश्मीर में सैंधवकालीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन एक्शन कांड से संबंधित नहीं था। तो काकोरी ट्रेन एक्शन कांड 1924 में स्थापना हो रही है एचआरए की, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, कहां, कानपुर में, और इसी का परिवर्तित नाम चंद्रशेखर आजाद जी बाद में कर रहे हैं 1928 में एचएसआरए। ये एचआरए जो 1924 में बना है, अगले ही साल 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन कांड को, काकोरी ट्रेन कांड को, एक काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है, उसको जो है अंजाम देते हैं, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन सबको फांसी मिली है। अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे, खुदीराम बोस नहीं थे। इनके सिवा जो चौथे आदमी थे वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। इन सबको कहां कहां फांसी मिली आपसे ये पूछा जाता है, तो याद रखोगे पंडित जी को जो फांसी मिली राम प्रसाद बिस्मिल को, वो मिली गोरखपुर की जेल में। तो पंडित जी का जो स्वभाव था ना, वो वर्तमान आपके मुख्यमंत्री की तरह था, एकदम मतलब आक्रामक स्वभाव, मतलब गवर्नेंस कैसे चलती है आपको मतलब योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। खैर, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई गोंडा की जेल में, यह आपसे अलग अलग पूछा जाता है, याद रखना। अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई है फैजाबाद की जेल में, फैजाबाद की जेल में, और रोशन सिंह को फांसी हुई है आपकी, रोशन सिंह को जो फांसी हुई है आपकी नैनी में, नैनी या प्रयागराज की जेल में। तो मैंने आपको याद कराया कि इनकी रोशनी है तो नैन है ना। रामप्रसाद बिस्मिल पंडित जी जो है योगी जी की तरह थे, तो गोरखपुर में उनको फांसी हुई है, मतलब स्थान हम कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ध्यान रह जाए। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में। ये सवाल भी आपसे हिस्ट्री सेक्शन में यूपी स्पेशल का मान लो पूछा जाता है। आगे चलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में खुदीराम बोस का कोई संबंध नहीं है। खुदीराम बोस तो पहले ही 1908 में ही निपट लिए थे, है ना। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में जो है 11 अगस्त को 18 वर्ष की आयु में ही मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। खुदीराम बोस को माना जाता है हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाले ये व्यक्ति थे। जबकि काकोरी ट्रेन एक्शन कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सबको जो है चंद्रशेखर आजाद, ये सब संबंधित थे। आगे चलते हैं,
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने जनपद हैं? तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके माने जाते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले एरिया में है। 16 में से 8 महाजनपद। ये सवाल कई बार पूछा गया है। महाजनपदों की राजधानी तो आपसे पूछी ही जाती है, ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन से जनपद थे। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 6वीं ईसा पूर्व की जब हम घटना देखते हैं, मगध का उत्कर्ष जब हम पढ़ते हैं, इसके बाद तो हम देखते हैं 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों की सूचना जैन ग्रंथ एज वेल एज बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मिलती है ना, अंगुत्तर निकाय और ललित विस्तार। इन महाजनपदों में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 थे। देखो काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बनारस के आसपास का क्षेत्र है। वत्स जो था, तो हम वत्स मतलब हम बच्चे किसके हैं? अंबे मां के बच्चे, ऐसे याद रख लेना। तो वत्स की राजधानी क्या थी? कौशांबी, अंबी। ये कहां था? वत्स जो है आपके इलाहाबाद, प्रयाग के आसपास का जो एरिया था वो वत्स महाजनपद था। कौशल जो है, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, और कौशल जो है वो कहां है? फैजाबाद के आसपास का है। तो कौशल क्या है? फैला हुआ है, ऐसे याद रख लेना। कौशल फैला हुआ है, तो श्रावस्ती और फैजाबाद के आसपास का एरिया। मल्ल जो है, मल्ल की जो है महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा, कुशीनारा ये देवरिया इन सब के आसपास का एरिया है, देवरिया एरिया के आसपास का। चेदी, शुक्तिमती, चेदी के विषय में खूब पूछा जाता है। चेदी जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है, और जब भी बुंदेलखंड बताता हूं तो 7 जनपद आपको याद कराता हूं, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल, झांसी, जालौन, ललितपुर और जो है बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट, ये 7 जनपद बुंदेलखंड में पड़ते हैं। न जाने कितनी बार ये भी यूपी स्पेशल से सवाल पूछा गया है। तो चेदी को जरूर याद रखना, चेदी की राजधानी है शुक्तिमती, ठीक है। कुरु, कुरु जो दिल्ली के आसपास, मेरठ वेस्टर्न यूपी के आसपास का है, ये इसका एरिया था। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, और ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। एक पड़ता था पांचाल, पांचाल की राजधानी है अहिछत्र, अहिछत्र, और ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला जो एरिया है, बरेली बदायूं वाला, उस एरिया में पड़ता था। तो ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में पड़ रहे हैं। एक बढ़िया सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में नहीं था? तो आप याद रखोगे, है ना। एक जो उसमें ऑप्शन होगा जो नहीं वाला होगा ना, वो होगा अंग। अंग आपके बिहार में पड़ता है। तो अभी आजकल एक डायलॉग भी चल रहा है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि अंग, बंग, कलिंग सब पर बीजेपी का शासन हो गया। अंग मतलब बिहार, बंग मतलब बंगाल, कलिंग मतलब आपका ओडिशा वाला क्षेत्र। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ये दिया हो, लेकिन आप ये 8 जनपद याद रखोगे, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, सूरसेन, पांचाल, ठीक है। ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राजधानी पूछ ली, कुरु। अभी देखा दिल्ली के आसपास का जो एरिया है कुरु, उसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, यानी ए का क्या होगा? 4। इसमें है, इसमें है, ये 2 ऑप्शन कट गए। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र, यानी बी का क्या होगा? तीसरा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, या साकेत भी, इसको साकेत भी बोल देते हैं, श्रावस्ती, साकेत, तो ऑप्शन नंबर सी का पहला। वत्स किसके हैं? हम अंबे मां के वत्स हैं, तो मतलब वत्स मतलब बच्चे हैं, कौशांबी, अंबे, तो डी का क्या हो जाएगा? दूसरा, डी का दूसरा, सी का पहला, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर इन्होंने वही सेम एक्सप्लेनेशन चेप दिया है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पे है? तो शुजाउद्दौला अवध के नवाब है, अवध वाले एरिया के नवाब है। आपसे यह भी पूछा जाता है मध्यकाल में लखनऊ के आसपास के एरिया को अवध कहा जाता था, उसके शासक कौन सा टाइटल अपनाते थे? तो वो नवाब टाइटल अपनाते थे, अभी आगे आएगा। अवध के नवाब है शुजाउद्दौला, उनकी बेगम है, उनका मकबरा है बहू बेगम का मकबरा। ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के फैजाबाद वाले एरिया में, फैजाबाद वाले एरिया में आपका पड़ता है, ठीक है, फैजाबाद वाले एरिया में। और फैजाबाद में ही याद रखना आप, अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी, जो 4 अभी हमने काकोरी ट्रेन एक्शन के लोग देखे थे वो। तो बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है, कई बार आपसे सवाल पूछा गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन है? देखो जौनपुर मध्यकाल में एक बड़ा एजुकेशनल हब है, ठीक है। पूर्व का सिराज इसको कहते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा गया है। पूर्व का सिराज आपको मिलेगा, किसको कहते हैं? पूर्व का सिराज जौनपुर को कहते हैं। जौनपुर जो बसाया सरकी वंश के शासकों ने बसाया, और इस सरकी वंश का जो संस्थापक था वो था मलिक सरवर। कौन था? मलिक सरवर। मलिक सरवर जो है इस सरकी वंश का संस्थापक था। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भाई के याद में शहर का निर्माण किया था, इस शहर को बसाया था। मलिक सरवर जो है इस जो है
वंश का संस्थापक था। और लास्ट शासक पूछे कौन था तो आप कहोगे हुसैन शाह। क्यों? बोले वो अपना हुस्न दिखाता रहता था। ऐसा है नहीं, याद रखने के लिए बता रहा हूं। सरकी वंश का शासक संस्थापक कौन बनेगा? जो मालिक है, सर्वरों का मालिक है, वो सरकी वंश का शासक बनेगा, संस्थापक बनेगा, मालिक है। और जो हुस्न दिखाएगा अपना वो तो तौबा तौबा हो जाएगा, उसका मतलब निबट जाएगा। तो सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर द्वारा 1394 में की गई। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक एफएसटी ने अपने भाई जो एमबीटी था, चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की याद में इसकी स्थापना की थी। एफएसटी ने है ना, एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। निम्न में से कौन सा 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कानपुर षड्यंत्र ये वो समय है जिस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारत में अपने प्रचार प्रसार कर रही है और कम्युनिज्म की धारा से लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्रांति करना चाह रहे हैं, अंग्रेजों को भगाना चाह रहे हैं। तो कानपुर में जो है एक बड़ी सभा कम्युनिस्टों की बैठ रही है 1924 में, जिसमें सशस्त्र विद्रोह, हिंसा और इन सब चीजों का समर्थन किया जा रहा है। इसी को आरोपित करते हुए अंग्रेज वहां जितने भी लोग थे उस मामले में उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। मुजफ्फर अहमद उनमें से थे, शौकत उस्मानी थे, नालिनी गुप्ता थी, एम.ए. अंसारी उसमें से नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो शामिल नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 1920 के दशक में ही भारत में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का, उससे प्रेरित था कि जैसे रशिया ने रेवोल्यूशन किया है हम भी कर सकते हैं। काफी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र मामला, इसकी डेट जरूर याद रखना। 1924 की कई घटनाओं के साथ ये कंफ्यूज कर देते हैं। 1924 में ये अचारे बन रहा है तो ये मार्च 1924 की घटना है कानपुर षड्यंत्र। भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, ए.एस. डोंगे शामिल थे। तो ये चार नाम आप जरूर याद रखोगे, मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम.एस.ए. डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता को चुनौती देना चाहते हैं। एम.ए. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, जो इसमें एक ऑप्शन था। ए.एस. डोंगे थे, तो ये याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखना, मांडा अगर पूछेगा तो मांडा ऊपर स्थित है। मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, जम्मू कश्मीर में है, और मांडी जो स्थल है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए, मुजफ्फरनगर में स्थित है मांडी। मैंने शायद पीछे आपको मांडी और हुलास सहारनपुर में बता दिया था। हुलास सहारनपुर में है, ये मुजफ्फरनगर में है मांडी। 15 किलोमीटर दूर स्थित मांडी गांव, मतलब आसपास ये मुजफ्फरनगर सहारनपुर वो बॉर्डर वाले एरिया पे है, तो कहीं कहीं आपको सहारनपुर भी लिखा मिलता है। यहां खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, ईंटें मिली थी। 3 अलग अलग आकार के प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से अनुमान लगाया जाता है इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता होगा। ये कोई टकसाल गृह हो सकता है रहा हो, उसका भी विस्तृत अध्ययन होना बाकी है, विस्तृत खोजबीन होगी, ऐतिहासिक सर्वेक्षण होगा उसके बाद। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो हमें पता है मुगल काल में बाबर के बाद हुमायूं आया और हुमायूं को पदस्थ करके थोड़े दिन सूरवंश दिल्ली पे शासन किया। सूरवंश के शासन ने दिल्ली पर शासन किया, तो हम देखते हैं 1545 तक, है ना। फिर हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी बढ़िया प्रशासन चलाएगा, जो आप देखते हो वो जो अकबर के उस व्यवस्था के संस्थापक थे, क्या नाम है, राजा टोडरमल, इन्हीं शेरशाह सूरी के यहाँ थे। बाद में धीरे 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 माना जाता है कि शेरशाह सूरी बाबर की सेना में भी था। बाबर ने हुमायूं से सतर्क रहने को कहा था, ऐसा भी इतिहासकार लिखते हैं। कालांतर में उसने कब्जा किया और पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन क्योंकि उसके वंशज उतने काबिल ना निकले, जिस कारण जो है उस वंश का बीच में ही एंड हो गया। 15 साल लगभग सूरवंश ने शासन किया है, तो उसको गिनते नहीं है, मुगल काल ही मानते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई है? कलिंजर का किला पड़ता है उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में। बांदा जनपद बुंदेलखंड वाला एरिया है। बांदा जनपद में कलिंजर का किला पड़ता है। इसी किले को कब्जे में लेते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। माना जाता है कि तोप का गोला किले की दीवार से लग के वापस आ गया था और शेरशाह के पास आके फट गया, शेरशाह निपट लिए। ठीक है, चलिए, तो कलिंजर के किले पर कब्जा करते समय जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में कलिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह हुमायूं, कन्नौज बिलग्राम, ये खूब आपसे पूछा जाता है। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया।
1545 में खुद निपट गया, 10 साल इसके बेटे बेटे और शासन करते हैं, बाद में सब निपट जाते हैं। शेरशाह विजयी रहा था 1540, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध उसको बोला जाता है। हिस्ट्री वाले सेक्शन का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरास्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? हुलास है, सहारनपुर में पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है, सहारनपुर जनपद में। आलमगीरपुर है, मेरठ के आसपास पड़ता है ना। देसलपुर जो है ये गुजरात में पड़ता है, देसलपुर गुजरात में पड़ता है। और मांडी अभी हमने देखा मुजफ्फरनगर में पड़ता है, मुजफ्फरनगर में पड़ता है मांडी स्थल। तो क्या हो जाएगा? देसलपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो हुलास सहारनपुर में है, मांडी मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। और ये आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, सबसे पूर्वी नगर है। देसलपुर गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महमूद गजनवी जब कन्नौज पे आक्रमण कर रहा है तो वहां का शासक है राज्यपाल। और राज्यपाल की हवा खराब हो लेती भाई, मतलब भग लेता है वहां से। तो राज्यपाल के भगने के कारण बगल का ही शासक है विद्याधर। विद्याधर की फौज के मारे बाद में महमूद गजनवी वापस निकल लेगा, बोले भाई साहब रहने दो, विद्याधर से मत टकराओ। और ये विद्याधर इतना शैतान था, राज्यपाल के भागने के कारण इसने इसी को निपटा दिया। बोले शैतान तू भाग रहा है, भागना नहीं चाहिए, तुझे युद्ध करना चाहिए। महमूद गजनवी से भाई खड़ा तेरे साथ बुकरा ना, मुझे तो डर लग रहा था। बोले ले पहले तेरा डर ही निपटाता हूं। तो राज्यपाल को विद्याधर निपटा देता है, महमूद गजनवी को भगा देता है। खैर, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी के दुर्ग में जाकर छुप गया। उसके इसी कार्यकता की वजह से चंदेल शासक है विद्याधर राज्यपाल को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, एक और नाम उन्होंने दिया है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था, अभी पीछे बताया मैंने आपको, जौनपुर। और जौनपुर पर शर्की वंश का शासक है। शर्की वंश का शासक जो इसकी स्थापना की है मलिक सरवर ने की है। लास्ट शासक हुसैन शर्की था। मैंने आपको याद कराया, जो मालिक है वही स्थापना कर पाएगा, जो हुस्न दिखाएगा निपट जाएगा, है ना। तौबा तौबा हो जाएगी उसकी। आगे चलते हैं। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बड़े नाम है शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी हमने कल पुस्तक देखी थी पद्मावत। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी। तो बीबी राजा बेगम का मकबरा भी आपसे पूछा जा सकता है। मदरसा, माफ कीजिए, बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर, ये नया फैक्ट है, ठीक है। जिसका निर्माण शर्की शासक महमूद शाह की बीबी बीबी रजा ने करवाया था। महमूद शाह की बीबी रजा ने कराया था, ये नया फैक्ट है हमारे लिए, ये हम ध्यान रख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? ऐसे सवाल मतलब शैतान टाइप के सवाल है ये। आप उत्तर प्रदेश विशेष में जब जिन्हें कहते हैं ना मैंने उत्तर प्रदेश ऐसी चाटली, ऐसा मतलब पढ़ लिया है कि कहीं से सवाल आ जाए, उनके भी डैश 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 हो जाता है ना। मतलब ऐसे सवाल अगर आपको आता है तो करिए, वरना छोड़ दीजिए। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर 1797 है। दोबारा रिपीट हो तो आपका गलत ना हो। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने 1797 में अधिकार कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। शुजा-उद-दौला के पश्चात आसफ-उद-दौला और फिर 1797 में उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि सआदत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों को सौंप दिए, जिसके बदले उसे सुरक्षा की गारंटी मिल गई, है ना। मतलब अंग्रेजों के टट्टू टाइप के थे कि भैया ले लो, हमारी सुरक्षा कर लो, दादा भैया हमारी सुरक्षा कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, उनको देखिए। सबसे पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन हुआ, चौथा अधिवेशन था, जिसमें पहले ब्रिटिश कोई अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूले, अगर आपको याद हो। मेरठ वाला जो वो है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन है, वो सबसे अंतिम अधिवेशन हुआ था 1946 में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे। तो याद रखना, बाद में बोले कृपा हो गई, बोले किसकी, बोले आजाद हो गया देश, तो ऐसे याद रखना। बनारस अधिवेशन जो हुआ है वो 1905 में भी हुआ है। तो ए का देखो तीसरा किसमें है, ए का तीसरा ये गया, और बी का क्या होना चाहिए, बी का भी हम देखते हैं, डी का होना चाहिए दूसरा, डी का होना चाहिए दूसरा, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर है। फिर कानपुर अधिवेशन हम देखते हैं 1925 में, जिसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। तो बी का हो जाएगा 4, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ए का तीसरा, बी का 4।
और सी हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन जो हुआ है 1916 में, जिसमें सुलह हुई किसकी, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल की, जो 1907 में आपस में विभाजित हुए थे सूरत अधिवेशन में। बोले एक दूसरे की सूरत ना देखेंगे भाई, साथ ना रहेंगे। 1907 और सुलह हो जाती है 1916 में। इस सुलह में विशेष प्रयास माना जाता है मदर टेरेसा और बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सबके वो भी दिए, देखो मेरठ का अधिवेशन अध्यक्ष जेबी कृपलानी, कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू, लखनऊ अधिवेशन तो अंबिका चरण मजूमदार। तो मजबूत आदमी, मजूमदार मतलब मजबूत आदमी होगा तभी तो सुलह होगी, तो गरम दल नरम दल की सुलह हुई। बनारस अधिवेशन 1905 जी गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, फिर बाद में उसका नाम आगरा और अवध क्षेत्र हुआ, फिर संयुक्त प्रांत हुआ। तो ये सब, तो ये 1833 में है। 1833 में यह घटना हुई कि बंगाल प्रेसिडेंसी से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया और यहां एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल होते थे, तो पूरा वो व्यवस्था थी एक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन शहर और वर्तमान। कोल एक स्थिति, कोल अलीगढ़ में एक तहसील भी पड़ती है, तो ठीक है। महोत्सव नगर कहते थे, महोबा को याद रखोगे, पूछा जाता है। महोदय श्री कहते थे, मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया था, कन्नौज को। और जेजे भुक्ति वाला जो एरिया है, जेजे भुक्ति है ना, जेजे भुक्ति पूछे, चेदी वंश वाला एरिया पूछे, ये सब आपके कहां है? बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, ये जेजे भुक्ति वहां पड़ता है। चंदेल वंश का शासक था यहाँ, चंदेल वंश के शासक थे, जो अभी पीछे पड़ के आए थे, विद्याधर जो शासक था, जिसने राज्यपाल को कूट के भगा दिया, बोले अपन लड़ेगा महमूद गजनवी से, वो याद रखना। तो डी हो जाएगा, इसमें गलत है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो महोदय श्री जैसे ही पूछे आप याद रखोगे क्या? कन्नौज, कन्नौज महोदय श्री। ठीक है, महोबा, महोबा क्या था? महोदय श्री कन्नौज, महोबा महोत्सव नगर था। तो महो महो याद रखना, इसमें से महो महो याद रखना, महो को कनेक्ट कर लेना महोत्सव, 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 महोद देखो महोदय लिखा जा रहा है, महोत्सव नगर। ठीक है, महोबा, तो महोत्सव में क्या होगा? हो अल्लाह होगा, बाबा होगा, बाबा होगा, महोबा, वाह वाह चीखेंगे चिल्लाएंगे महोत्सव में, तो महोत्सव याद रखना। कन्नौज महोदय श्री, कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा निमोनिक बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला अवध के नवाब है, आसफुद्दौला भी। राजा चेत सिंह थे, जिन्होंने चेत गए, बोले बनारस को टच नहीं करोगे बॉस, अपन तुम्हें निपटा देगा। चेत जाऊंगा मैं, चेतना कहते हैं खिसिया जाना वाला, तो चेत गए थे, बोले अपन तुम्हें निपटा देगा, चक्कर में मत रहना। बिल्कुल बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन ये शैतान थे, है ना अंग्रेज, तो इनको निपटा दिया। चेत सिंह को इनका भतीजा था राजा महीप नारायण सिंह, यो बन गए, बोले अपन बन जाते हैं, हम तुम्हें वार्षिक रूप से कुछ पैसा भी दे देंगे। तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व चेत सिंह कर रहे हैं, चेत सिंह बाद में निपट जाएंगे और महीप नारायण उसके बाद राजा बनेगा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह, अब बनारस विद्रोह की तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है, समय भी आपसे पूछा जा सकता है। 1780, 78-80 के आसपास वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से कहा कि 5 लाख रुपए युद्ध कर दो हमें। मना कर दिया चेत सिंह ने कि भैया हम नहीं देंगे। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया हेस्टिंग ने चेत सिंह को। सैनिकों ने उसके दुर्व्यवहार के कारण चेत सिंह के सैनिकों ने हमला बोल दिया अंग्रेजों की सेना पे, तो वो निपटा दिया भैया। हेत सिंह ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। चेत सिंह के भतीजे मरीब नारायण को राजा बना दिया, जिसके बदले 40 लाख रुपया वार्षिक कंपनी को देगा। 5 लाख में बात निपट रही थी, लेकिन अब 40 लाख। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो बनारस विद्रोह का समय भी आपसे पूछा जा सकता है, 1780-81 का टाइम भी याद रखेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहां फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। बाकी इनमें से कहीं फांसी नहीं दी गई। नैनी में फांसी दी गई थी रोशन सिंह को, फैजाबाद में फांसी दी गई थी अशफाक उल्ला खान को, गोंडा में फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को। ये 4 फांसियां दी गई थी, 4 अलग अलग शहरों में दी गई थी, याद रखोगे। राम प्रसाद बिस्मिल साहब को जो फांसी दी गई, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वो कहां दी गई? वो आपके गोरखपुर में दी गई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसका नाम बदल के जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? 1857 को अच्छा जन्म दिया है। बाकी घटना 9 अगस्त की घटना है 1925। बाकी इसका जो एचआरए बना है, ये एचआरए द्वारा की गई घटना है।
वो 1924 में एचआरए बना है, एक साल के भीतर ये क्रांतिकारी घटना की, ठीक है। खैर, और उनका जन्म जो है राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास का प्रश्न है, शाहजहांपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था। तो 1921 में आप देखोगे 1921-22 के आसपास एका, तो एका को इस एक से याद रखोगे, मदारी पासी है, मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन हुआ। ये हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे जो आंदोलन पढ़ते हैं उनमें से एक है, न जाने कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। अवध में एका आंदोलन हरदोई और उत्तरी अवध के जिले के, तो अवध यानी लखनऊ के क्षेत्र के हरदोई के आसपास का था। 1921 के अंत में 22 के प्रारंभ में मदारी पासी और सुहादेव के नेतृत्व में चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप से रूपांतरित कराना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 रुपया अधिक नहीं दोगे, खाओ गंगा मां की सौगंध, तो उनको ये खिलाई जाती थी। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ी, 1936 में लखनऊ में स्थापित हो रही है। स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष बनने हैं और एनजी रंगा साहब इसके महासचिव बनने हैं। ये सवाल भी आपसे खूब पूछा जाता है। वर्ष अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष एनजी रंगा और एक अन्य किसान नेताओं ने प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की बात कही, जो बिहार की थी, आसपास की थी, वो सब मिला के अवध किसान सभा, इन सबको मिला के अखिल भारतीय किसान सभा बनी। अप्रैल 1936 ईस्वी में 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। तो आपसे अध्यक्ष महासचिव का नाम अलग अलग से भी पूछता है, तो ध्यान रखोगे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कब? 1 सितंबर 1936, 1 सितंबर याद रखोगे, सितंबर, 1 सितंबर किसान दिवस अलग से पूछ सकता है। आगे चलते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव कौन था? एनजी रंगा। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद, याद रखोगे। और यही बिहार वाली किसान सभा भी बना रहे, तो ये अध्यक्ष है, स्वामी सहजानंद अध्यक्ष है और महासचिव कौन है? एनजी रंगा साहब है। आगे चलते हैं। तो यही सेम एक्सप्लेनेशन दे दिया जो पीछे वाला था। उत्तर प्रदेश की संस्कृति एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें कौन समाहित है? इसमें बुद्ध समाहित है, बिल्कुल बुद्ध का पूरा एरिया सब उत्तर प्रदेश में है। नवाब लखनऊ वाले एरिया में है। भगवान राम की पूरी संस्कृति यहीं की है। महाराज जैसा शब्द तो विभिन्न स्थानों पर हमें मिलता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। हालांकि मान भी सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं है। 1 2 3 तो प्रबल सही होंगे, तो 1 2 3 ही सही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। चलिए, ए अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हो गया? तो हिस्ट्री में पढ़ते ही हम, अवध का विलय 1856 में कुशासन का आरोप लगाया कि भैया तुम्हारे पास शासन नहीं चल रहा है। कैंपबेल एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसने रिपोर्ट बनाई कि यहाँ बढ़िया शासन नहीं चल पा रहा, महाराज कब्जा लो, महाराज के बाप की जागीर है, कब्जा लो। 1857 में क्या हो जाएगी? क्रांति हो जाएगी और उस क्रांति में अवध का नेतृत्व करेगी बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। हजरत महल, आप लखनऊ गए हो तो परिवर्तन चौक के बगल में बेगम हजरत महल पार्क है ना। बेगम हजरत महल नेतृत्व करेगी और उनके बालक जो क्या कहते हैं, नाबालिग बालक था, उसका नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, ये भी आपसे पूछा गया है 1 2 बार परीक्षाओं में। बिरजिस कादिर इनके बालक का नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। 34वीं इन्फेंट्री, इसमें कहीं दिया नहीं गया है, ये प्रश्न गलत है। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के जो है सैनिक थे मंगल पांडे, विद्रोह करते हैं। मार्च अंत में 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है और उसी का विद्रोह फैलते फैलते इतना फैल जाता है कि बाद में 10 मई से क्रांति शुरू हो जाती है। मेरठ से वो क्रांति शुरू होती है 1857 की, ठीक है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। तो ये नंबर भैया कभी पूछ ले, 1446 नंबर के सिपाही थे, मोटा मोटा याद रखना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं, शुरू इन्होंने किया। महालवाड़ी प्रथा हम देखते हैं, 3 प्रकार की प्रथाएं थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, बंदोबस्त, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग जगह अलग अलग थी। यहाँ पूरे गांव को एक महल बना देते थे, पूरे गांव से कलेक्टिव टैक्स वगैरह लिया जाता था। तो ये सब महलवाड़ी व्यवस्था यही आपके उत्तर प्रदेश वाले एरिया में थी। ऑप्शन नंबर बी। हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता माने जाते हैं। भारत के लगभग 30% भाग पे थी, सेकंड लार्जेस्ट थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ये सब इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है। आगे चलते हैं।
महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहां होगा? जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान बोलते हैं इसको। सारनाथ में क्या किया है? प्रथम उपदेश दिया है, जिसको धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु पूछे, सबसे ज्यादा समय पूछे, सबसे ज्यादा उपदेश पूछे, सब श्रावस्ती में दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी है ना। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर होगा ए, है ना। 5वीं सदी ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर में ही रामाभार स्तूप, ये भी पूछा जाता है, रामभार या रामाभार स्तूप भी पूछा जाता है, कहां है? तो ये भी आप याद रखना, कुशीनगर रामाभर। तो बोले खुशी है, बोले क्यों? बोले रामभर का स्तूप है ना, रामभर के नाम का स्तूप है। राम जानकी मंदिर भी यही है कुशीनगर में, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ये आपके लिए छोटी सी सोचना, अगर आप लोअर पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और अच्छे से हमारे नोट्स बने हुए होते, जनरल स्टडीज के, हिंदी के, मैथ्स रीजनिंग के, मतलब जो डीआई वाला पोर्शन है उसके, यूपी स्पेशल इत्यादि के, तो थोड़ा और मजा आ जाता। उत्तर प्रदेश का जो लोअर पीसीएस एग्जाम है वो हम क्वालिफाई कर ही लेते। तो आप डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच ज्वाइन कर लीजिए, है ना। 65 प्लस अंक अगर आपके आ रहे हैं, 65 प्लस अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप आरोहण बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत लाभ इस बैच का मिलेगा। शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे, बिंदास तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा ये आरोहण बैच, ठीक है। इसमें हम आपको 2500 रुपए इस बैच की फीस है। इसमें आपको सारे टॉपिक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उनके पीडीएफ बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स का पूरा आपको एक्सेस मिलेगा, उसके नोट्स, उसकी क्लासेस सब मिलेंगी, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, नियमित टेलीग्राम टेस्ट भी आपको मिलेगा। आपको लगता है कि जी पढ़ना नहीं है, टेस्ट सीरीज बता दो मास्टर, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी है, 700 रुपए उसकी फीस है। आरोहण टेस्ट सीरीज है। आपको जो भी डिटेल चाहिए हो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है और ये नंबर संस्थान का है, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। इस आरोहण टेस्ट सीरीज में आपको 130 फुल लेंथ टेस्ट करा रहे हैं, माफ कीजिए सेक्शनल टेस्ट करा रहे हैं, और 20 फुल लेंथ टेस्ट करा रहे हैं। 150 टेस्ट श्रृंखला, 150 टेस्टों की ये श्रृंखला है। बहुत शानदार तरीके से हम आपसे इसमें टेस्ट करा रहे हैं। 13 अप्रैल से टेस्ट शुरू हो गया है, सभी पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम के हिसाब से हैं। टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन आपको पीडीएफ मिलेगी, 130 सेक्शनल टेस्ट हैं, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, मासिक करंट अफेयर्स वीडियो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो बहुत शानदार तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपसे पूछता है कहां है, तो वो आपका बिठूर कानपुर के पास जगह पड़ती है बिठूर, वहां स्थापित है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। बात से वाल्मीकि, बात से बिठूर, कई बार आपसे पूछा गया है, याद रखना। गंगा नदी के किनारे स्थित कस्बा है ये बिठूर, कानपुर के पास ही है। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे बसा है। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मावर्त तीर्थ भी कहते थे। तो बिठूर पूछ ले आपसे ब्रह्मावर्त तीर्थ क्या था, तो तुम तीर्थ के चक्कर में कहीं कंफ्यूज हो जाओ, बिठूर को ही कह रहे हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही। कार्तिक मास में यहाँ महान मेला लगता है। कालपी जालौन में ही ब्यास नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्यास टीले के स्थान पर ऋषि ब्यास का आश्रम था और नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था। ये सब जालौन में है। तो आपसे पूछ ले कि हिरण्यकश्यप का महल कहां था, बोले हिरण्यकश्यप तो जलता था कि भगवान नहीं ना, प्रहलाद ने निपटवा दिया, तो जलता था। तो जालौन याद रहेगा, कालपी बिल्कुल याद रहेगा, जहां प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भरवांग नरसिंह प्रकट हुए। श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम है। भगवान बुद्ध भी इसी स्थान पर कुछ समय तक रहे, लंबे समय तक रहे। सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु अपने जीवन काल की यहां उन्होंने बिताई। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनि, कहीं 75,000 मुनियों की महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। सोचो, 75,000 ऋषि मुनि महाभारत की कथा का वाचन कर रहे हैं। क्या भव्य समागम रहा होगा यदि ऐसा हुआ होगा तो, है ना। यदि क्या हुआ होगा, हुआ ही होगा, तभी इतिहास में दर्ज है। महाभारत कथा का वाचन किया, वो है आपका नैमिषारण्य। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद लखनऊ के पास है, सीतापुर जनपद में पड़ता है। सीतापुर जनपद, नैमिषारण्य आश्रम, ठीक है। चलिए, अलग से भी पूछा गया है किस जनपद में है। हाँ, 88,000 ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल भी अवस्थित है। तो नैमिषारण्य जो जगह है सीतापुर में पड़ती है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। और दधीचि ने बोला, माना जाता है कि अपनी दधीचि के हड्डियों के अस्त्र बने थे। आप सोचो, भारत में ऋषि परंपरा किस प्रकार की थी कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के भले के लिए एक आदमी अपने शरीर तक को दान कर देता है कि बना लो इसके अस्त्र, यदि इसी अस्त्र से राक्षसों का वध होगा तो, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, महर्षि दधीचि की जो पूरा जो आप कथा सुनते हैं वो भी यही की घटना है। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद।
प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक जनपद में है? फिर सवाल पूछ लिया, सीतापुर जनपद में है, अभी मैंने आपको बताया, यही सेम बात है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल, उनके स्थान आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो देखो 84 गुंबद जो आपका पड़ता है वो जालौन में पड़ेगा अगर मैं गलत नहीं हूं। जामा मस्जिद जो आपकी है मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बी का तीसरा ढूंढो, इसमें है, बाकी किसी में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी 84 गुंबद जालौन में पड़ता है। ए का 4 बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, और इस कुशीनगर वाले स्तूप का क्या नाम है? रामभर स्तूप। रामभर स्तूप, यही कुशीनगर में राम जानकी मंदिर भी है, तो रामभर स्तूप को याद रखोगे। कामदगिरी पर्वत आपसे खूब पूछा गया है चित्रकूट में। कामदगिरी, तो जब तुम गिर जाओगे तो मम्मी तुम्हारी कूट देगी, दाग अच्छे हैं नहीं कि पुचकारेगी, कूट देगी। तो कामदगिरी और चित्रकूट, ये याद रखना। तो डी का क्या हो जाएगा पहला, ये भी कई बार अलग से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 84 गुंबद जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। फिर आगे कुछ स्थान और उनके भग्नावशेष कौन कौन से वहां हैं। तो जो कौशाम्बी है, देखो श्रावस्ती में सहेत महेत जो है ये बौद्ध स्थल पड़ता है। सात से श्रावस्ती, सात से सहेत महेत। श्रावस्ती को कहीं कहीं आपको साकेत भी लिखा मिलेगा, याद रखना, साकेत नाम भी मिलेगा। तो डी का क्या हो जाएगा 4, डी का 4 2 में है, ये दोनों तो निपट लिए। आगे चलते हैं। सारनाथ में जो है वो धमेक स्तूप है। सारनाथ वाले स्तूप का नाम है धमेक स्तूप। सारनाथ वाले स्तूप का नाम है धमेक स्तूप, ठीक है। बाकी कुशीनगर वाले स्तूप का नाम हमने देखा था रामाभार स्तूप है। कौशाम्बी वाले स्तूप का नाम घोषिता राम मठ है। कौशाम्बी में घोषिता राम मठ है, तो देख लो कौन सा सही होगा। बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुशीनगर वाला रामभार याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया सर। आगे चलते हैं। कौशाम्बी घोषिता राम मठ, कुशीनगर रामभार स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महेत। श्रावस्ती को ही साकेत भी आपका लिखा मिलता है, साकेत याद रखोगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है एटा के पटियाली गांव में। एटा या कासगंज जनपद के पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। तूतीय हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। और ये वही 6 सुल्तानों 7 सुल्तानों का काल देखने वाले थे। कालपी नगर किस नदी के किनारे है? कालपी नगर अभी हमने देखा जालौन में पड़ता है, जालौन में पड़ता है और यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जालौन वही झांसी, जालौन ललितपुर, तो यमुना नदी उस एरिया से आती ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और यमुना याद रखना, यमुना अगर पूछे उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में प्रवाहित होती है? 19 जनपदों में प्रवाहित होती है। गंगा अगर पूछे कितने जनपदों में प्रवाहित होती है? 28 जनपदों में प्रवाहित होती है। गंगा एंट्री लेती है बिजनौर से, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से गंगा एंट्री लेती है और बलिया से एग्जिट लेती है, बलिया से एग्जिट लेती है। इसी दौरान वो कुल 28 जनपदों में घूमती है, ठीक है। चलिए यमुना 19 में। सवाल, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। शुरू में बताया था कि सवाल पूछा है, कौन है? बनारस। वाराणसी आप लगाओगे, काशी दिया हो, बनारस दिया हो, डी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बनारस या काशी भी कहते हैं, और इसे ही अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या? अभिमुक्त क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ मतलब मुक्ति, जिसको मतलब मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है बनारस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर। गुप्त कालीन 2 मंदिर उत्तर प्रदेश में है। एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, एक आपका भितरगांव का मंदिर जो कानपुर में है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में पड़ता है, भितरगांव वाला जो मंदिर है वो कानपुर में पड़ता है। बाकी भूमरा का मंदिर, तिगवा का मंदिर है ना, पार नाचना कोठार का मंदिर, ये सब आपके एमपी में पड़ते हैं। गुप्त कालीन मंदिर है ये सब, ठीक है। गुप्त काल से ही माना जाता है। मूर्ति कला, मंदिर, इन सब की शुरुआत बृहत स्तर पर मानी जाती है। खैर, तो ये भीतरगांव वाला जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, और याद रखोगे ईंटों से बना हुआ मंदिर है, ये भी विशेषता इसकी है। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अभी रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आपने देखा, खूब हमने जो है सरकार ने प्रचार प्रसार किया रानी अहिल्याबाई होलकर का, ठीक है। तो यही रानी अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ की जो है
मंदिर का निर्माण कराया। हम देखते हैं कथाओं में यह भी मिलता है, जो बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है ना, ज्ञानवापी ढांचा जो है, उस ढांचे के नीचे जो शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा स्थापित है, वो मानी जाती है कि मूल रूप से वो प्रतिमा थी। तमाम आक्रांताओं ने उस पर जो है आक्रमण करके उस प्रकार के जो है स्ट्रक्चर वहां खड़े किए, लेकिन बाद में अहिल्याबाई होलकर ने वो स्थापित किया, जो वर्तमान में काशी विश्वनाथ धाम का मेन गर्भगृह है, मेन पूजा स्थल है वो। ठीक है, खैर, तो रानी अहिल्याबाई होलकर है जिन्होंने स्थापित किया। अभी हाल फिलहाल में तो खूब चर्चा में था, तो हो सकता है प्रश्न रिपीट हो ले, तो आप ध्यान रखेंगे। काशी विश्वनाथ, काशी यानी बनारस को भगवान शिव की नगरी कहा गया है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में गंगा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर लगभग 3500 वर्षों का तो लिखित इतिहास है, पता है लोगों को। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1780 में 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका वर्तमान निर्माण करवाया था। अभी खूब चर्चा में थी, याद रखेंगे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम या ब्रह्मवर्त तीर्थ, ब्रह्मवर्त तीर्थ पूछे, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम पूछे, बिठूर। ठीक है, बिठूर कानपुर के पास जगह पड़ती है, गंगा नदी के किनारे बिठूर। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया? बहुत विवादित प्रश्न था, शायद डिलीट भी हुआ था, यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 का था। औरंगजेब भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं है कि फर्रुखाबाद का तो निर्माण ही फर्रुख शहर के समय हुआ। बहुत सारी बातें, तो अपन इसको छोड़ के चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहां है? शैल पे बनाई गई प्रतिमा ये पड़ती है आपकी दुधई में, दुधई है ना, नरसिंह दुधई, याद रखोगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाला दुधई गांव नरसिंह भगवान, तो जनपद कौन सा है? ललितपुर। नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है ना। यह यही आप देखोगे कि फिर और भी चीजें हैं, है ना। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है। हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियां भी हैं। तो ललितपुर में जो मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मैंने आपको बताया, गुप्तकालीन कला का मंदिर का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में क्या किया था? निर्वाण की प्राप्ति की थी, निर्वाण की प्राप्ति की थी। पैदा हुए थे लुम्बिनी में, लुम्बिनी या कपिलवस्तु नामक जगह पर माना जाता है उनका जन्म हुआ, जो वर्तमान में नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पड़ती है। ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने कहां? ज्ञान प्राप्त किया था बोधगया में, बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, पीपल के वृक्ष के नीचे। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने वाले पीपल नहीं बट वृक्ष था, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने वाले यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, ये दिया था सारनाथ में, ये दिया था सारनाथ में। यहाँ मर गए थे कहां? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। कुशीनगर वाले स्तूप का क्या नाम है? रामभर स्तूप। कुशीनगर बौद्ध लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ क्या है? रामभर स्तूप है, रामभर स्तूप है। बाकी राम जानकी मंदिर भी कुशीनगर में है, राम जानकी मंदिर भी एक कुशीनगर में है। बाकी रामभर, रामाभार ये स्तूप भी आपके कुशीनगर में पड़ता है। ठीक है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनारा, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ये सवाल भी पता नहीं क्यों एक बार पूछा गया था। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जिसे रामभर स्तूप कहते हैं। बुद्ध की अस्थियां रखी हैं। सारनाथ वाला स्तूप भी जरूर याद रखोगे, बनारस के निकट, जहां उन्होंने पहली बार अपने ज्ञान को लोगों को बताया, अपने पास शिष्यों को बताया। उस स्तूप का नाम है धमेक स्तूप। क्या नाम है? धमेक स्तूप। आगे चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहां है? तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक आपके लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया है इमामबाड़ा। ठीक है, इमामबाड़ा स्मारक जो आपके लखनऊ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, मतलब वो सेम सेम सा बना हुआ है इसलिए भूल भुलैया। आसफुद्दौला ने 1784 में इसका निर्माण करवाया था। तो याद रखोगे, आपसे अलग से ये सवाल भी पूछा जाता है। इमामबाड़ा जो लखनऊ स्थित इमामबाड़ा है उसका निर्माण किसने कराया? नवाब आसफुद्दौला ने करवाया। यह विशाल गुंबद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इमामबाड़ा एक अरसी मस्जिद भी है जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंची मीनार है। खैर, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो कहां है? तो घोषिताराम बिहार पड़ता है आपके कौशाम्बी में। तो हम अंबे मां के घोषित वत्स हैं। मैंने आपको याद कराया कौशाम्बी की राजधानी क्या है? मास्टर कहां गायब हो गया था? कहीं नहीं, मास्टर यही था बगल में आपकी। कौशाम्बी की राजधानी मैंने आपको याद कराई है वत्स। तो हम क्या है? अंबे मां के घोषित वत्स हैं। घोषित बालक है अंबे मां के, कोई मतलब एरा गेरा टाइप वाले नहीं है, घोषित वत्स हैं। तो
कौशाम्बी की राजधानी वत्स पड़ती है और यहां जो है क्या है, घोषिताराम विहार है, घोषिताराम मठ है। ठीक है, तो आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भगवान बुद्ध ने बनवाया था, भगवान बुद्ध के लिए उद्यान बनवाया गया था, घोषित श्री कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहां हुआ? बनारस की कई जो है मशहूर लोग हैं बनारस में, उनमें से एक प्रेमचंद भी है। प्रेमचंद के विषय में कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो बनारस के घाट पर जब लोग ले जाते हैं वहां सामान्य रूप से, तो किसी ने पूछा कहाँ गए, मतलब कौन चला गया, तो किसी ने कहा ये मास्टर था, मतलब कोई मास्टर निपट लिया। तो उस प्रकार के गुमनाम अनजान से, लेकिन आज प्रेमचंद को दुनिया पढ़ रही है। ठीक है, खैर प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म, यदि आप उस समय के सामाजिक जीवन को समझना चाहते हैं, उस समय की भारत स्थिति का बोध करना चाहते हैं, तो आपको प्रेमचंद के 2-4 उपन्यास पढ़ने चाहिए। एकदम बांध के आपको रखते हैं, बहुत शानदार लेखक हुए हैं, बहुत शानदार उपन्यासकार हैं। आप कोई भी उपन्यास प्रेमचंद का उठा लीजिए, निर्मला से लेके तमाम उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। गोदान गबन ये पढ़ने चाहिए, बहुत शानदार लेखन है। निकट लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस और जागरण नामक पत्र प्रकाशित किए। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी जाती है। कुछ प्रसिद्ध कृतियां गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाशय, रंगभूमि, ओ हो क्या शानदार उपन्यास है। गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन, मानसरोवर। मानसरोवर इनका समग्र है, मानसरोवर इनका समग्र, अगर मैं गलत नहीं तो 8-9 खंड आते हैं मानसरोवर में, जिसमें इनकी समस्त कहानियां इत्यादि प्रकाशित है मानसरोवर के नाम से। आगे चलते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है। ये कंकाली टीला कहां है? आपका मथुरा में पड़ता है। जैन स्तूप की एक, अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में एक जैन स्तूप पड़ता है आपके मथुरा में, मथुरा के पास कंकाली टीला, याद रखोगे। ठीक है, कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले को कंकाली देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फोहरर के नेतृत्व में यहां खुदाई हुई और प्रसिद्ध जैन स्तूप प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखेंगे आप। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपके पड़ती है कन्नौज, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती की दरगाह पड़ती है फतेहपुर सीकरी में। बाराबंकी में कौन है? वो बाराबंकी में भी एक प्रसिद्ध दरगाह है ना, देखो नाम कैसे स्लिप हो रहा है, खैर अभी याद आएगा तो बताऊंगा। फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे, है ना। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है, आगरा के समीप। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। 1771 से लेके 85 तक ये अकबर के शासनकाल की राजधानी भी है। यहीं पर पंचमहल है, बुलंद दरवाजा है, आदि प्रसिद्ध इमारतें भी यहीं पर है। और यहीं पर वो बना था इबादत खाना, जिसमें सर्व धर्म के लोगों से अकबर बैठ के चर्चाएं करता था। 6वीं ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था सूरसेन, इसकी राजधानी ही थी मथुरा। अंग क्या था? बिहार वाला एरिया था, है ना। पांचाल कहां था? बदायूं बरेली वाला एरिया था। पांचाल की राजधानी अहिछत्र है ना, तो ये बदायूं के आसपास वाला एरिया था। सूरसेन मथुरा के आसपास। दिल्ली के आसपास वाला कुरु या इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी है। ठीक है, तो मत्स्य राजस्थान विराटनगर वाला एरिया था। पांचाल बरेली बदायूं वाला एरिया था। अहिछत्र राजधानी है। और अंग जो है बिहार वाला एरिया था, अंग की राजधानी चंपा है। 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी पूछे, बुंदेलखंड वाला एरिया है, और एक और नाम अभी जे भुक्ति पूछे जो चंदेलों का एरिया था, वो सब जो है आपके बुंदेलखंड वाले एरिया में थे। और इस चेदी की राजधानी क्या है? शुक्तिमथी या शक्तिमथी, कहीं कहीं लिखा मिलेगा। शुक्तिमथी इस एरिया की राजधानी थी, शुक्तिमथी यहाँ की राजधानी थी चेदी। तो उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरे दोबारा से आपके महाजनपद दिए गए हैं, काशी, बनासी, वत्स, कौशाम्बी, और ये एरिया दिया हुआ है, तो अभी हमने देख लिया था, इसको हमने डिटेल में देखा। एक प्रश्न जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मुझे है वो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश की सीमाओं में नहीं था? तो आपको ये 8 महाजनपद का आइडिया होना चाहिए, कहां कहां है, इनके एरिया कहां कहां है। क्योंकि अब जो सवाल बनेगा ना बॉस, यही सवाल बनेगा कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश के एरिया में नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। राजा हर्षवर्धन ने
में भद्र विहार नामक एक बृहद केंद्र की स्थापना की। तो हर्षवर्धन कन्नौज वाले एरिया के आसपास का ही शासक है, वहीं करेगा भद्र विहार की स्थापना। कन्नौज वाले, अभी घोषिताराम पढ़ के आए थे पीछे, है ना, तो घोषिताराम कहां था, कौशाम्बी में था। बाकी भद्र विहार नामक एक बृहद केंद्र की स्थापना हर्षवर्धन कर रहा है कन्नौज में। हर्षवर्धन हम देखेंगे पुष्यभूति वंश है उसका, वर्धन वंश का जो एक शासक है उसने स्थापना की है, उसका एक प्रतापी राजा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में ही हिंदसांग भारत आया, जिसकी पुस्तक है सी यू की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदसांग एक जो है चाइनीज स्कॉलर था, तक्षशिला नालंदा में पढ़ने आया था, बेसिकली नालंदा। हर्षवर्धन के 3 संस्कृत नाटक भी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 नाटक भी हैं। कहीं कहीं लिखा जाता है कि इनको हर्ष ने नहीं लिखा, एक अन्य कवि ने लिखा था, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनसे लेके हर्ष ने जो है अपना टाइटल दे दिया था। खैर, हर्ष के दरबानी कवि बाणभट्ट है और बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो किस संग्रहालय में संरक्षित है, तो सारनाथ में स्थित है और सारनाथ के संग्रहालय में ही संरक्षित है। तो उसे सारनाथ का बौद्ध स्तंभ, अशोक का स्तंभ बोलते हैं, वहीं से हमने लिया है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं, मतलब 4 शेर के मुख हैं, चारों तरफ शेर देख रहा है। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ के पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष का वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जे भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? जय होटी पूछे, जे भुक्ति पूछे, चेदी पूछे, शक्तिमती पूछे, सब कहां? बुंदेलखंड वाले एरिया में थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बुंदेलखंड वाले एरिया में। जे भुक्ति या जय होटी एक वीर प्रशस्तिनी भूमि रही है, मतलब वीरों का जनन करने वाली भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है, मतलब वही बुंदेलखंड वाले भाग में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था, अब यह बुंदेलखंड के क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। तो हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार जो राज्यपाल था, गजनबी से लड़ने में हवा खराब हो गई, भग लिए भाई साहब, तो विद्याधर ने निपटा दिया था, पीछे हमने पढ़ा था पूरा। ठीक है, चलिए। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो पहले राजधानी आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद आई, इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ शिफ्ट होती है। तो कहां से लखनऊ हुई? इलाहाबाद से। 1921 से राजधानी आपकी लखनऊ है और 1937 से नाम क्या है? पहले आगरा और अवध प्रांत नाम था, फिर आगरा और अवध के स्थान पर संयुक्त प्रांत नाम हो गया 1937 में। याद रहेगी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध, तो पूरी डिटेल दी है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, कि राजधानी को 1921 में प्रयागराज इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक दोनों राजधानी है। इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, जिसकी खंडपीठ लखनऊ है। ये सवाल भी ध्यान रखोगे भाई, न्यायालय इलाहाबाद है, लखनऊ ना है। वैसे भी आप जानते रहते हो, सुनते रहते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, हाल ही में एक भर्ती पे स्टे लगा दिया। मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इतने घटिया किस्म का लोक सेवा आयोग हो गया है, ना आप किसी परीक्षा की कॉपी के उत्तर बताते हो, ना आंसर की जारी करते हो, सब आपकी बौद्धिक संपदा है। किसी को कॉपी नहीं देखने देते, कोई कॉपी कोर्ट से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कॉपी में 0 नंबर दे रखा है। अरे क्या कुछ नहीं लिख के आया था क्या वो आदमी? सटीक प्रश्न उसने लिखा। संभल में तैनात एक वीडियो साहब है, वो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने कॉपी देखी। आरक्षण के नियमों का आप पालन नहीं करते, पूर्णतया मनमानी चल रही है। मतलब चाह के आप चाहते हो कि सरकार की गवर्नेंस पे एक प्रश्न चिन्ह लगे। सब मुद्दों पे सरकार शानदार काम कर रही है, लेकिन एक आप लोक सेवा आयोग को ढंग से नहीं सुधार सकते हो। वहां क्यों हरियाणा लोक सेवा आयोग रिजल्ट नहीं देता है क्या? हरियाणा लोक सेवा आयोग प्रॉपर आपको मार्कशीट देता है। मतलब वो एक अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ, 7 दिन के भीतर, मान लो बच्चे कम थे, 50,000 बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन 7 दिन के भीतर उसने कैंडिडेट वाइज एक कैंडिडेट ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितने उत्तर हैं, कितने सही, कितने गलत, कितने मार्क्स, पूरी लिस्ट जारी कर दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नहीं करता है, वहां तो 2-2.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं।
बिहार नहीं करता है क्या? बिहार तो मेंस की कॉपी भी आपकी ऑनलाइन अपडेट कर देता है। आपको पता नहीं, सब चीज अपनी बौद्धिक संपदा लगती है ना। आप प्रश्नों के उत्तर बनवाएंगे, 20-20 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में गलत होते हैं। मतलब भविष्य, विद्यार्थियों के भविष्य से खेलना बंद करो, शर्म आनी चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है कि हम जानते नहीं, कोई बताए तो मानते नहीं। आप क्या एक अच्छे लोगों की कमेटी नहीं बना सकते जो लोक सेवा आयोग में सुधार की अनुशंसा करे? ये चेंजेस होने चाहिए। क्या आप बच्चों के ग्रुप से नहीं पूछ सकते कि आपको क्या एक्सपेक्टेड लगता है, आपको क्या होना चाहिए? सुधार की तमाम संभावनाएं होने के बाद भी आप नहीं चाहते हो कि हमारे यहाँ सुधार हो। इसी डर्रे पे चलता रहे और इन सब कारणों से फिर लोग सरकार पे प्रश्न चिन्ह करते हैं। गवर्नेंस के इतने बढ़िया मॉडल को एक जो है आयोग पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ दिख रहा है। जरूर विचार करना चाहिए, है ना। ध्यान रखिए इस बात को। मतलब मन में था, निकल गया, निकला तो नहीं है लेकिन मन में तो है। समस्या होती है जब RO का रिजल्ट आपका हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। एक परीक्षा आप सोचो कि आप ढंग से नहीं करा पा रहे हो। यही हाल PCS 2025 का होना है। कोर्ट में उसका भी केस पड़ा हुआ है, वहां भी आपने आरक्षण नियमों को नहीं माना है। मतलब क्या चाहते हो? ऐसे ही सब कुछ चलता रहे। गौतम बुद्ध की माथा गर्म हो जाता है। गौतम बुद्ध की मां देवदेह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध की मां जो है कोलिय वंश से संबंध रखती हैं और वो कोलिय वंश जो है वो आपका, माफ कीजिए मेरी आवाज तेज हो गई हो, मुझे गुस्सा है। गुस्सा हूं, मन खराब होता है। विद्यार्थी जिनको आप आशा की उम्मीद देके उनका दीपक बुझा देते हो कि भैया तुम्हारा रिजल्ट होल्ड पे चला गया, उसके मन से पूछो कभी किस किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से संबंधित थी जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में पड़ता है। कोलिय जनपद, कोलिय गणराज्य था, कोलिय गण था। उसकी जो है वो थी, मतलब पुत्री थी वहां की। बेसिकली आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मां का नाम महामाया था। ये बुद्ध को जन्म देने के बाद ही चली गई थी। कोलिय वंश के परिवार से संबंधित थी। कोलिय वंश उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। देवरिया, बस्ती, ग्वाला एरिया पड़ता है। हमने क्या लगा दिया? बस्ती लगा दिया है क्या? देवरिया वाला, देवरिया बस्ती, बस्ती नेपाल वाला एरिया। हाँ, देवरिया बस्ती सेम है। खैर, अगर ये देवरिया कह रहे हैं तो हम देवरिया मान लेते हैं, दिमाग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। खैर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे चलते। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। बनारस अखबार उसका नाम है। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का प्रथम अखबार माना जाता है। गोविंद रघुनाथ ने उसको संपादित किया है। जनवरी 1845 में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला अखबार है बनारस अखबार। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया। अखबार के संचालक शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, है ना, जिसका प्रकाशन 1826, 200 साल इस उद्दंड मार्तंड को हो गए हैं, तो हो सकता है उद्दंड मार्तंड से आपका सवाल आ जाए। 30 मई 1826 को कलकत्ता से यह शुरू किया गया था जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। हो सकता है सवाल आपसे पूछ ले उद्दंड मार्तंड पे, है ना। 200 साल इसकी स्थापना के हुए हैं, तो सवाल एक बनता है उद्दंड मार्तंड कहां से प्रकाशित हो रहा है? हिंदी का प्रथम अखबार है, कहां से प्रकाशित हो रहा है? आपके कलकत्ता से। 30 मई 1826 को प्रकाशित हो रहा है कलकत्ता से। संपादक जुगल किशोर शुक्ल हैं। इसी उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो बढ़िया सवाल उद्दंड मार्तंड से बन सकता है। 200 साल उद्दंड मार्तंड पे हो रहे हैं। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, कहां है? ये आपके पड़ता है फर्रुखाबाद में, है ना। बोले सब रूठ गए, मैं मनाऊंगा द्रौपदी को। भेड़ की आंख में निशाना, मतलब भेड़ कुंड कह रहा हूं, भेड़ की आंख में कह रहा हूं, मछली की आंख में निशाना लगा के अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से शादी करने के लिए नीचे कढ़ाई में तेल डाल के ऊपर निशाना लगाया था। किस प्रकार की विद्याएं थी? धनुर्विद्या थी, मतलब शानदार। ठीक है। सूफी कवि अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जन्म हुआ है? तो एटा। एटा कासगंज के पटियाली गांव पड़ता है, पटियाली, वहां इनका जन्म हुआ है। 7 सुल्तानों 6 सुल्तानों के काल देखने वाले माने जाते हैं। आगे चलते हैं। 7 सुल्तानों का शासन देखा। बहू बेगम का मकबरा भी हमने देखा था, फैजाबाद में है ना। फैजाबाद, बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है। नवाब आसफुद्दौला की पत्नी है, फैजाबाद में है बहू बेगम का मकबरा। ठीक है। बहू नवाब शुजाउद्दौला, माफ कीजिए मैं आसफुद्दौला बोल गया हूं। शुजाउद्दौला की पत्नी, नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी है, अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला, उनकी पत्नी है ना, उनका बेगम है। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद, अयोध्या में पड़ता है।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहते हैं? तो लखनऊ को कहा जाता है। कहते हैं ना, मतलब लखनऊ तो एक विशेष प्रकार का शहर है, मतलब गजब लोग हैं, गजब शहर है। और मैं लखनऊ में जाके एक चीज और फील करता हूँ, बहुत सस्ता शहर है। मतलब आपको आज भी वहां 20 रुपए की, मतलब 7-8-10 पानी पूरी कोई भी खिला देगा 20 रुपए में, है ना। वो मटर वाला खस्ता और मतलब बहुत सारी चीजें, खाने पीने के शौकीन टाइप के लोगों को, मेरे जैसे, है ना। खैर, तो बड़ा अच्छा शहर है लखनऊ, नवाबों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफुद्दौला कर रहे हैं। जो वर्तमान लखनऊ है आपका, नवाब आसफुद्दौला कर रहे हैं। यही क्या बना रहे थे? यही आपका जो भूल भुलैया लखनऊ वाला इमामबाड़ा परिसर है, वो जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। लखनऊ अपनी खास नजाकत, तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम, मलिहाबादी आम होते हैं। चिकन के लिए जाना जाता है। चिकन वाला चिकन नहीं, नॉनवेज नहीं, चिकनकारी कढ़ाई की एक विधि है, उसके लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? इस्लाम है, हिंदू है। ये सबसे बड़े हिंदू पहले नंबर पे, इस्लाम दूसरे पे, बौद्ध तीसरे पे, पारसी सबसे कम होंगे। पारसी तो ना के बराबर होंगे, हाँ सी। पारसी बौद्ध है उसके बाद, और पारसी, एक मिनट, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अन्य में आ जाते हैं, पारसी बहुत कम है। ठीक है, चलिए। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? अटाला मस्जिद एक फेमस मस्जिद है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पड़ती है। जौनपुर बुंदेलखंड वाले एरिया में पड़ती है। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जो मोनूमेंट्स हैं याद रखोगे। और जौनपुर ये शर्की शासकों ने बनवाई थी बेसिकली। जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद को शर्की राजवंश के इब्राहिम शाह शर्की बनवा रहे हैं। कौन बनवा रहे हैं अटाला मस्जिद को? इब्राहिम, इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम मतलब अहम, मैं बनवा रहा हूं अटाला, कोई टाल नहीं पाएगा। अटाला मस्जिद शर्की स्थापत्य का उत्तम नमूना है। शर्की वंश हमने देखा है ना, शर्की वंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर था, और लास्ट हुसैन शाह था। हमने देखा कि जौनपुर बसाया एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, वर्तमान में बुंदेलखंड वाले एरिया में पड़ता है। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता था, 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई? तो अवध वाले एरिया मैंने आपको पीछे भी कहीं जिक्र करते हुए बताया था, नवाब कहते थे, अवध के नवाब। ठीक है, अवध वाले शासकों ने जो टाइटल अपनाया वो नवाब का टाइटल था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1772 में सादत खान ने जो है, सादत खां बुरहान उल मुल्क उसका पूरा नाम था, अच्छा लिखा हुआ है, सादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध की स्थापना की है। और अंतिम शासक जो है नवाब वाजिद अली शाह थे, है ना। नवाब वाजिद अली शाह जो है लास्ट थे, वाजिद अली शाह लास्ट थे। 1856 में वाजिद अली शाह के जो है बेगम हजरत महल उनके उसके बाद किया, लेकिन डलहौजी ने जो है इसको कुप्रबंधन मतलब कुप्रशासन की आरोप लगाते हुए अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा है? तो ये कहां पड़ते हैं? ये आपके लखनऊ में पड़ते हैं। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इमामबाड़ा पूछे कोई किसने बनवाया? नवाब आसफुद्दौला बनवा रहे हैं। ठीक है, आसफुद्दौला, इस आसफुद्दौला ने इस नवाब इमामबाड़े को बनवाया था। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं चित्तू पांडे। चित्तू पांडे कौन है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्वदेशी सरकार बनाने वाले, भारत की स्वदेशी सरकार जो सबसे लंबे समय रही, अपने आप को घोषित कर दिया हम प्रधानमंत्री में हूं भाई, अपन सरकार चलाएंगे। सबसे लंबे समय सरकार चली बलिया में चित्तू पांडे। बाकी चंद्रशेखर आजाद और ये सब चित्तू पांडे होगा शेरे बलिया। हाँ, चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था। 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 अगस्त 1942 में बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है और 19 अगस्त से ये सरकार बना लेते हैं कि निकल लो फटाफट, अपन है इधर का राजा। ठीक है, चलिए। अवध की रियासत की उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो आप सबको पता है, अवध से बेगम हजरत महल जो है वो नेतृत्व कर रही है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का, तो बेगम हजरत महल। बाकी ये सब तो मुगल से संबंधित हैं, जहां आरा, रजिया, सुल्तान, मेहरुनिस्सा, ये सब तो बेगम हजरत महल है। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून को हुआ है। उस समय अवध रियासत की प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थी। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को भी नवाब घोषित करके प्रशासन खुद संभाल लिया और समांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 में कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो लखनऊ में आप देखोगे एक जगह रेजिडेंसी है, वहां आप देखोगे लोग वहां घूमने जाते हैं, हालांकि वहां खैर
घूमने जाते हैं तो वहां आप देखोगे गोलियों के निशान है, कैसे उसमें 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सेना ने, अवध की सेना ने वहां हमला किया था, वो सब है। परमहंस योगानंद गिरी, कल भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। इनकी पुस्तक है एक योगी की आत्मकथा, एक योगी की आत्मकथा इनकी पुस्तक है, और ये गोरखपुर से संबंधित है। आत्मकथा, गोरखपुर में इनका आश्रम है। पश्चिम को योग ज्ञान से परिचित कराया का जन्म हुआ, ये गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। गोरखपुर, परमहंस योगानंद गिरी, एक योगी की आत्मकथा इनकी पुस्तक है। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री योगानंद 20वीं सदी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, योगी तथा संत थे। पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। इंटरनेशनल बाबा है। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर के नेता कौन थे? काना नाना, याद कराया था, नाना साहब, नाना साहब। तात्या टोपे आप देखोगे झांसी की रानी के साथ लगे हैं, मतलब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कुंवर जगदीश सिंह आप देखोगे बिहार या आरा में जो है विद्रोह कर रहे हैं। बाजिद अली शाह, उस समय ऐसा कोई बाजिद अली शाह का वो नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, ये तो अंतिम शासक थे अवध के। आगे चलते हैं। तो वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहिब ने वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसका प्रथम स्वतंत्र संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इतने बड़े लेवल पे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया गया। इसमें झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह बिहार से, बहादुर शाह दिल्ली से, नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, ये सब लोग शामिल थे। खान बहादुर खान हम देखेंगे बरेली से थे, लियाकत अली देखेंगे इलाहाबाद से थे। तो ये सब है, एक इतिहास में पढ़ते हैं। इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? इखलास खान का रोजा पड़ता है आपके बदायूं में। ठीक है, बदायूं जनपद में पड़ता है। इखलास खान का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण किया, जिसे इखलास खान का रोजा या मकबरा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 194 हिजरी यानी 1690 ईस्वी में कराया गया। इस मकबरे की लंबाई चौड़ाई दी, उसका हमें क्या करना। आगे चलते हैं। सारनाथ वह पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? तो बार कम से कम 2 क्लासों में 10 बार मैं आपको बता चुका हूं कि सारनाथ बनारस के नजदीक है। और यहां वाले स्तूप का क्या नाम है? बनारस। और यहां सारनाथ वाले स्तूप का क्या नाम है? सारनाथ वाले स्तूप का नाम है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप, ठीक है, धमेक स्तूप। बाकी हमने एक कुशीनगर वाले स्तूप का नाम याद किया है, रामाभार स्तूप। तो ये आप याद रखेंगे। कितनी बार देखो ये सवाल पूछा गया है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वर्तमान में सारनाथ बनारस शहर के निकट स्थित है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और अरुबेला से भी सबसे पहले ऋषि पत्तनम सारनाथ गए। वहां 5 सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। यह भी पूछा जाता है आपसे प्रश्न, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो मैंने ऐसे याद रख रखा है यार, सर्वाधिक उपदेश तो बस्ती में ही तो देने पड़ेंगे, तो बस्तियों में दिए थे। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। इनके उपदेश की भाषा पाली थी और इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, ये सब थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम दिया गया उत्तर प्रदेश। और इसी दिन आजकल हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इसके अगले दिन 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को ही आपके चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। इससे एक दिन पहले होता है स्वामी विवेकानंद का जन्म। ठीक है, खैर याद रखेंगे 1950, ऑप्शन नंबर सी। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आगरा अवध के रूप में स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी ही कहते थे। ठीक है, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 9 नवंबर 2000 को नया राज्य उत्तराखंड भी बन गया। इससे उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों को काटकर, तो ये भी बात आप याद रखना, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाते हैं। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों को काटकर बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। 3 वो बने थे। सबसे पहले 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, है ना, फिर बना 9 नवंबर को उत्तराखंड, और नहीं पहले उत्तर जाते हैं सारे। उत्तराखंड 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे ही बने हैं। ठीक है, चलिए झारखंड सबसे लास्ट में बना है 15 नवंबर को, 1 को बना है छत्तीसगढ़। फिर चलिए इलाहाबाद 1857 में विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में कौन कर रहे हैं? लियाकत अली कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में कर रही हैं। हालांकि इतिहास है तो उत्तर प्रदेश का इतिहास ही हम पढ़ रहे हैं। कुंवर सिंह बिहार या आरा में कर रहे हैं। नाना साहब, नाना काना मैंने आपको याद कराया,
कानपुर में कर रहे हैं, और लियाकत अली आपके इलाहाबाद या प्रयागराज में नेतृत्व कर रहे हैं 1857 के विद्रोह का। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे उनके साथ लगे हुए हैं, और इलाहाबाद लियाकत अली, जगदीशपुर कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे। तो कानपुर और झांसी दोनों में तात्या टोपे लीड कर रहे हैं, मतलब साथ में हैं, दोनों की हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इतने ही सवाल थे आज के हमारे 149। ठीक है, कक्षा आपको कैसी लगी जरूर बताते चलिएगा। मेरे से कोई बात करना है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, है ना, कोई भी कैसी भी बात। पढ़ाई तैयारी के दौरान बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या करें, तो आप इंस्टाग्राम पे @शिवम SHV छोटा बनाइएगा 27 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी @शिवम SHV 27 आप सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा, वहां कर सकते हैं। फेसबुक पर शिवम वार्ष्णेय के नाम से मुझे देख सर्च कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों में साझा जरूर कर दीजिएगा। बाकी निरंतर पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आप डिकोड एग्जाम की टेस्ट सीरीज, आरोहण टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तरीके से आपको तैयारी मिलेगी, शानदार तरीके से आप चीजों को सीखेंगे। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।